अस्सलाम वालेकुम। अब हम 1.2 डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। मतलब कि बायोलॉजी का जो डिफरेंट हमारे पास फील्ड्स ऑफ साइंसेस हैं, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उनके साथ किस किस्म का रिलेशन है और किस तरह से हम इनको मिला के इकट्ठे स्टडी करते हैं। अब वो कहते हैं बायोलॉजी जो है वो हमारे पास जो डिफरेंट नेचुरल साइंसेस मौजूद हैं जैसे कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स या मैथमेटिक्स, उसके साथ बड़ा ही इसका क्लोज लिंक है। अब ये कनेक्शन हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने माहौल को और माहौल के साथ हमारे इंटरेक्शन को और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, पेचीदगियों को बेहतर तरीके से समझ सकें। आपकी बुक में जो डिस्कस की गई हैं बायोलॉजी के रिलेशन डिफरेंट साइंसेस के साथ, वो हैं बायोकेमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स। ये तीनों जो मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी थी, मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस थी, वो डिस्कस की गई हैं। उसके बाद बायो का रिलेशन जोग्राफ़ी के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, बायोटेक्नोलॉजी मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मतलब ये कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अप्लाई करके उनसे फ़ायदा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो। और लास्ट पे है बायो इकनॉमिक्स, बायोलॉजी और इकनॉमिक्स का रिलेशन। ये हम अब डिस्कस करेंगे अगले जो हमारे पास हेडिंग्स होंगी उसमें। Biochemistry. Biochemistry is the study of structure and reaction of different chemical substances present in living organisms. अब केमिकल सब्सटेंसेस कौन से प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो हमने जो अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से थे? चार हमारे पास: न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब वो कहता है कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो उन स्ट्रक्चर्स के, इन बायोलॉजिकल केमिकल सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर क्या हैं और ये किस तरह से आपस में रिएक्ट करते हैं, इसकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट उसने एग्जांपल दी है, द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? हमारी हवा में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है वो, और वाटर मॉलिक्यूल्स सनलाइट की प्रेजेंस में मिलके शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये शुगर जो है वो खुराक के तौर पे इस्तेमाल होती है प्लांट्स के, और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स हवा में हमारे रिलीज़ कर देते हैं। ये होती है फोटोसिंथेसिस। इसको फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब किसी चीज़ का बनना, सिंथेसाइज होना, किसी चीज़ का फॉर्म होना, उसको सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, लाइट के मौजूदगी में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और ये प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट उसने कहा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो कि हर लिविंग बीइंग में होता है। रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग, इसको हम आम अल्फाज में कहें तो ब्रीदिंग है। अब ब्रीदिंग कैसे होती है? जो ऑक्सीजन हमारी प्लांट्स ने हवा में रिलीज़ किया है, वो ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन लेके और कार्बन डाइऑक्साइड वापस हवा में छोड़ देते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा प्लांट्स यूज़ करते हैं और अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन हवा में रिलीज़ करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दोनों केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बायोलॉजी, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इसकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री के अंडर इसको स्टडी करेंगे, इन रिएक्शंस को। बायोफिज़िक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। फ़िज़िक्स के जो कवानीन हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको स्टडी करते हैं और उसको हम अप्लाई करते हैं हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। मतलब ये है कि फ़िज़िक्स के जो असूल हैं, कवानीन हैं, वो हम आम ज़िंदगी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या उनका फ़ायदा या नुकसान है। अब इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है, इन बायोफिज़िक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लिवर। लिवर मतलब ये कि वो लिवर एक साइड से फिक्स होता है और दूसरी साइड से मूवेबल होता है, और चीज़ें वगैरह या बोझ उठाने या मोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं लिवर को। एक ऐसा टूल है फ़िज़िक्स का। और वो कहता है इन बायोफिज़िक्स वी स्टडी रूल्स ऑफ लिवर। लिवर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके रूल्स प्रिंसिपल्स हैं बेसिक, उनको हम स्टडी करते हैं एंड मोशन टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। मतलब ये कि जो लिवर है उसके हमने रूल्स ऑफ मोशन
सारे स्टडी किए और उनको हमारे जो मसल्स हैं, हमारे पट्टे हैं, बोन्स, हड्डियाँ और जॉइंट्स जोड़, ये वो 3 चीज़ें हैं जो हमारी रूटीन की मूवमेंट चलने फिरने में हम इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि जिस तरह से हम फ़िज़िक्स में एक औज़ार है हमारे पास लिवर, उसकी मूवमेंट का और हमारी इन मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स की मूवमेंट का आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों पे सेम लॉज़ ऑफ फ़िज़िक्स अप्लाई होते हैं। अब जिस तरह से हम अपने बाजू की बात करें, कोहनी से हमारा बाजू फिक्स है, ठीक है, आगे से मूवेबल है। इसी तरह ये पीछे से कंधा हमारा फिक्स्ड है, बाजू हम अपना आगे पीछे हिला सकते हैं, कंधा मूव नहीं करेगा, फिक्स्ड होगा। लेकिन कोहनी तक हम बाजू ऊपर अपर आर्म या इसी तरह से एक जॉइंट दे के आगे जो हमारी बोन है लोअर आर्म की, वो हम हिला सकते हैं और उन पर रूल्स ऑफ मोशन ऑफ लिवर अप्लाई होंगे। लिवर की मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए जो रूल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स हैं, वो सारे इस पे अप्लाई होंगे। अब एक और बायोफिज़िक्स की बेसिक एग्जांपल अगर मैं आपको ले लेमैन्स लैंग्वेज में बात करूँ तो वो एक्स-रे है। एक्स-रेज़ के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके यूज़, फ़ायदा, नुकसान, ये सारा कुछ हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। लेकिन उस एक्स-रे जो मशीन्स होती हैं वो हम लिविंग बीइंग्स पे यूज़ करके उससे हम फ़ायदा उठाते हैं। ये सारी चीज़ें बायोफिज़िक्स में आती हैं। अब हमारे पास आता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एक रिलेशनशिप है बायोलॉजी का मैथमेटिक्स के साथ। इसमें वो कहता है कि साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिकल मॉडल्स मतलब ये कि जो हमारे पास कांस्टेंट वेरी जिस मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, एक मॉडल के जिस तरह से हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल का रिलेशन होता है। एक चीज़ हम फिक्स रखते हैं, एक चीज़ चेंज होती है और फिर हम एक किसी सिचुएशन को स्टडी करते हैं, जैसे कि हमने एज ग्रुप लिया, 7 साल के बच्चों की हाइट टेस्ट करनी है। एज बच्चों की 7 साल ही रहेगी, सारे बच्चों की कांस्टेंट रहेगी। वेरिएबल होगा उनकी हाइट, जो डिफरेंट हाइट्स हमारे पास हर बच्चे की मुख्तलिफ हाइट आएगी वो। इस तरह से डिफरेंट जो हमारे पास मैथ्स के मॉडल होते हैं, उनको हम लिविंग बीइंग्स के स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिकली लॉगरिथम्स का यूज़ होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। हम जो लिंक ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग या टास्क कंप्लीशन के लिए हम ये जो लॉगरिथम्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट में थोड़ा सा इशू है, बुक में है कंप्यूटर सिमुलेशंस। सिमुलेशन वर्ड्स का मतलब होता है कि जब हम एक रियल वर्ल्ड जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम मतलब ये कि होती वो चीज़ फ़ेक है, लेकिन हम उसको मैक्सिमम रियल वर्ल्ड के साथ के जैसा रखने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं सिमुलेशन। कंप्यूटर सिमुलेशन मतलब हम इस तरह की फेक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कंप्यूटर के ज़रिए, जो कि मैक्सिमम रियल वर्ल्ड या लिविंग बीइंग्स के साथ उसका मतलब ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप हो, ज़्यादा मतलब वो रियल लगे वो चीज़, वो सिचुएशन, उस चीज़ को हम सिमुलेशन कहेंगे। टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम, इस तरह से हम फेक सिनेरियोज़ क्रिएट करके कंप्यूटर में जो हमारे पास एक्चुअल लिविंग बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, उनको हम स्टडी कर सकते हैं और उनका रिलेशनशिप आपस में, डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स का भी रिलेशनशिप आपस में भी स्टडी कर सकते हैं। अब इसके बाद उसने एग्जांपल दी है, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। बायोलॉजिकल डाटा हमारे पास क्या है, मैथ्स के ज़रिए हमारे पास जो बायोलॉजिकल या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो हमारे पास डाटा आएगा, उसको हम बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इसमें उसने एग्जांपल दी हुई है सच एज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। अब अमाइनो एसिड्स हमने पढ़ा, प्रोटीन जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, हमें पता है मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलके बने हैं। अमाइनो एसिड्स वो एटम्स हैं जो कि मिलके प्रोटीन बनाते हैं, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब वो जो अमाइनो एसिड्स हैं ना, वो हमारी स्पेसिफिक सीक्वेंस है, कौन सी किस्म का अमाइनो एसिड पहले आएगा, कौन सा सेकंड पे आएगा, पूरी चेन बनती है, फिर कौन सा एंड पे आएगा, ये पूरी एक ट्रेन की तरह, एक रिबन की तरह लंबी सीक्वेंस होता है। ये हमारे पास, ये वो बायोलॉजिकल डाटा की एग्जांपल उसने दी है। ये वो सीक्वेंस जो है वो हम उसको डाटा को, सीक्वेंस के डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल्स एंड लॉगरिथम्स। ठीक हो गया। और वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलकर हमें एक प्रोटीन, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल देता है। बायोजॉग्राफी। बायोजॉग्राफी हमारे पास है
वर्ड बायो मतलब लिविंग बीइंग और ज्योग्राफी मतलब ये कि अर्थ से रिलेटेड या ज़मीन से रिलेटेड स्टडी को ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है। अब बायो ज्योग्राफी में डील करता है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके डिस्ट्रीब्यूशन ये किस तरह से ज़मीन पे फैले हुए हैं, जियोग्राफिकल रीजन्स में फैले हुए हैं, इसकी स्टडी को हम बायोजोग्राफी कहेंगे। इट इज़ इट स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फैलने को इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स ऑफ अर्थ में जियोग्राफिकल फॉर्मेशंस में या पार्ट ऑफ अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फैलने को कहेंगे हम बायोजोग्राफी की स्टडी को हम कहेंगे बायोजोग्राफी। ये डेफिनेशन आ गई। अब वो आगे कहता है द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज ऑल्सो स्टडीड इन बायोजोग्राफी। अब वो कहता है कि जो हमारे मौसम बदल रहे हैं फ़िलहाल, तो मतलब आजकल मानसून में तो बड़ी ही हमारे पास एक एक्सट्रीम किस्म की हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या असर है, इसकी अगर मैं आपको आजकल के हालात देख के एग्जांपल दूं, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नदर्न एरियाज़ में बस्तियां ख़त्म हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जो डिज़ास्टर्स हैं उनकी वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से, फ्लड्स की वजह से पूरी बस्ती जब ख़त्म हो रही है, जितने लिविंग बींग्स हैं वहाँ पे वो ख़त्म हो रहे हैं या रीलोकेट कर रहे हैं, अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह जा रहे हैं, उसकी स्टडी भी बायोजोग्राफी में आएगी। किस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फैलाव है, वो चेंज हो रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दी, फ्लड्स की वजह से या तो लोगों की डेथ हो रही है या वो जगह पहले छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल खाली कर रहे हैं वो एरिया। इस सारी स्टडी को हम बायोजोग्राफी में स्टडी इस सारी चीज़ों को हम बायोजोग्राफी में स्टडी करेंगे। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ जनरल, वो है पेंगुइन्स की। पेंगुइन्स आपको अंटार्कटिका में ही मिलेंगे, बहुत ही शदीद सर्दी वाले एरिया में ही मिलेंगे। इस तरह से ये क्लाइमेट का असर जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे, ये सब बायोजोग्राफी में हम स्टडी करेंगे। बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स के से को स्टडी करने से पहले आपको स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स वो फील्ड है साइंस की जिसमें हम एक लार्ज नंबर में न्यूमेरिक डाटा मतलब नंबर्स वाला डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको इंटरप्रेट मतलब उनके रिजल्ट्स निकालते हैं। ठीक हो गया। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लार्ज नंबर में न्यूमेरिक डाटा हम इकट्ठा करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसके नताइज निकालेंगे, वो बायोस्टैटिस्टिक्स में आएगा। अब जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है वो है डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम स्टैटिस्टिक्स के असूल को अप्लाई करते हैं टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो हमारे पास हम स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, लेकिन जो हमारे पास डाटा होगा वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होगा। जो डाटा हमने एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है, मतलब जिनके रिजल्ट्स निकालने हैं, पॉइंट्स बनाने हैं, वो सारा डाटा लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगा। बायोस्टैटिस्टिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च। लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतलिक जो तहकीक है, जो रिसर्च है, उसमें हेल्थ केयर में सेहत के मुतलिक जो हमारी रिसर्च है उससे मुतलिक, और पब्लिक हेल्थ, इन तीनों फील्ड्स में बायोस्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। इसमें अगर हम जनरल एग्जांपल लें, वो ये है कि हमने एक ग्रुप ऑफ पीपल लिया, सबकी हाइट एवरेज निकाली, सबकी हाइट नोट की, 10 लोग लिए, उनकी हाइट ली, उनका एवरेज निकाला, मतलब उन 10 की हाइट को डिवाइड किया नंबर ऑफ़ पीपल से, मतलब 10 से, और हमारे पास उस ग्रुप ऑफ पीपल की हाइट का एवरेज निकल आया। अब हमें पता है कि इस इलाके में लोगों की एवरेज हाइट कितनी है। जो हम एनुअल ये जो डाटा हमारे पास कलेक्ट होता है, नादा कलेक्ट करता है हमारी पॉपुलेशन का डाटा, हमारे ये जो हमारे ये पॉपुलेशन का हम सेंसस करते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो सारा कुछ बायोस्टैटिस्टिक्स के अंडर ही आता है और वो पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर के अंडर ही आता है। बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टेक्नोलॉजी मतलब इसमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमने अप्लाई करनी है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अप्लाई करनी है। और इसका बेसिक पर्पस ये होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे कोई टेक्निक, कोई टेक्नोलॉजी अप्लाई करने का, कि हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें।
डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स, या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं या उसके अंदर मौजूद जो उनके कंपोनेंट्स पार्ट्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसको हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस, हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या ऐसे प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं जिससे ह्यूमन बीइंग को लाइफ को फ़ायदा हो। अब वो फ़ायदा हमें हेल्थ केयर के थ्रू भी हो सकता है, एग्रीकल्चर के थ्रू भी हो सकता है और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के थ्रू भी हो सकता है। हेल्थ केयर के एग्जांपल सबसे कॉमन ये है कि जो इंसुलिन है वो हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट की है और ह्यूमंस उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि उनकी जो जिस्म की ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल रह सके। इसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में हमने मुख्तलिफ जो क्रॉप्स हैं उनकी वैरायटी हम, जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया था कि डिफरेंट जो हमारे पास बेस्ट जो वैरायटी होती है क्रॉप्स की, हम उसको निकाल के या उसके कंपोनेंट्स को निकाल के उसी को रीग्रो करते हैं, उसी की परवरिश करते हैं ताकि हमारे फ़ायदे वाली क्रॉप्स या एग्रीकल्चर ज़्यादा हो जिससे हमें फूड सिक्योरिटी मिल सके। मतलब ये कि मैक्सिमम यील्ड हमें क्रॉप्स दें। मुख्तलिफ ऐसे हम पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स डेवलप करते हैं जिससे हमें हमारी क्रॉप्स को, हमारी एग्रीकल्चर को या फूड की डेवलपमेंट को फ़ायदा हो सके। अब लास्ट में है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट मैनेजमेंट की एग्जांपल यही है कि जिस तरह हम जीएमओज हैं हमारे पास, हमने पहले भी डिस्कस किया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके जीन्स हमने अपने फ़ायदे के लिए चेंज किए हैं ताकि माहौल को फ़ायदा हो सके या हमारे माहौल माहौल में वो बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकें। अब एक और एग्जांपल हमारे पास यीस्ट की भी हम ले सकते हैं। यीस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अपने फूड में यूज़ करते हैं। अब ब्रेड बनती है इससे, ये जो आप शवारमा ब्रेड कहते हैं या नान खाते हैं, इस सब में यीस्ट डलता है। ये भी एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ये भी इसकी भी एक्सट्रैक्शन और यूज़, ये सारा कुछ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है। Bioeconomics. It deals with the study of organisms from economical point of view. ये बेसिकली हम जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी स्टडी है इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बींग्स जो हैं वो माहौल को एग्जॉस्ट तो नहीं कर रहे, उनके रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट तो नहीं कर रहे। जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उसमें बायोइकोनॉमिक्स का बहुत रोल है। उसके अलावा बायो इकोनॉमिक्स हमें को एग्जिस्टेंस सिखाती है। मतलब ये कि हमने अपने रिसोर्सेज को के साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नेगेटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव फ़ायदे वाला, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। अब इसमें एग्जांपल वो देता है कि साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट प्रॉफिट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। डिफरेंट जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स हैं उसका फ़ायदा या नुकसान या कितना हमारा खर्चा कितना आएगा और ख़र्चे के मुताबिक वो प्रोजेक्ट, हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट हमें उतना फ़ायदा दे सकता है कि नहीं दे सकता। ये सारी जो कैलकुलेशन होती है वो बायोइकोनॉमिक्स के अंडर आती है। अब इसका एग्जांपल है न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। हमारे पास एक नई वैरायटी आई है क्रॉप्स की। अब हमने देखना है कि वो वैरायटी उस तरह से ह्यूमंस या लिविंग बींग्स कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं। मतलब ये कि जितना ख़र्चा उस पे आ रहा है उतना उसका फ़ायदा है कि नहीं वो लगाने का, या उतनी ज़्यादा उसकी यील्ड और प्रोडक्शन है उस क्रॉप की कि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ पीपल को फ़ायदा दे सके जिसकी वजह से हमारा लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। ये चीज़ें, ये इस किस्म की स्टडी सारी बायो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है।